कहानी बिलासपुर की है। ये बात 2019 की है। बिलासपुर में सरकंडा नामक थाना क्षेत्र आता है। प्रभात चौक चिंगराजपुरा में तरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता और लाडला बेटा था। हाल ही में उसे एक अच्छा काम भी मिल गया था। वह बिलासपुर की ट्रैफिक पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरे ठेके पर चलाता था, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। साल के पहले दिन सुबह ही तरुण ने अपनी मां राजकुमारी को बता दिया था कि आज काम ज्यादा रहेगा, इसलिए वह देर से घर लौटेगा। राजकुमारी ने अपने पति शांतनु के साथ दोपहर तक तरुण का इंतजार किया, लेकिन जब तय समय पर वह घर नहीं आया तो उन्होंने उसे फोन किया। कई बार कोशिश करने के बावजूद फोन बंद मिला। इसके बाद दोनों ने तरुण को आसपास और जान पहचान वालों के यहां खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिन भर की खोजबीन के बाद भी जब तरुण की कोई खबर नहीं मिली तो दोनों बेहद चिंतित हो उठे, क्योंकि मामला गंभीर था। इसलिए सूरज ढलने से पहले ही तरुण के माता पिता ने उसे हर संभव जगह तलाशा, लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली तो वे रात करीब 10 बजे सरकंडा थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। यहां तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन मामला तब नया मोड़ लेने लगा जब तरुण की मां राजकुमारी ने अपने पड़ोस में रहने वाली बेबी और उसके पति बालाराम मांडले पर तरुण के अपहरण का शक जताया। यह सुनते ही पुलिस का माथा ठनक गया। पुलिस की आशंका के पीछे एक ठोस वजह थी, जो शुरुआती जांच और पूछताछ में ही सामने आ गई थी। यह वजह अपहरण से भी कहीं ज्यादा गंभीर, दिलचस्प और चिंताजनक थी। दरअसल कुछ साल पहले बेबी चिंगराजपुरा के प्रभात चौक इलाके में रहने आई थी। उसका घर शांतनु रात्रे के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। करीब 40 वर्षीय बेबी 3 जवान होते बेटों की मां थी। बेबी एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी। जब वह चिंगराजपुरा प्रभात चौक में रहने आई तो उसके पड़ोसी शांतनु रात्रे उस पर तुरंत आकर्षित हो गए। यह आकर्षण धीरे धीरे गहराया और जल्द ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। हालांकि यह सब अचानक नहीं हुआ। पहले दोनों परिवारों के बीच मेलजोल बढ़ा, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और फिर निजी रिश्ते भी गहराने लगे। शांतनु, जो कि खुद भी एक परिवार वाला व्यक्ति था, बेबी के आकर्षक शरीर की ओर ऐसा खिंचा कि खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन यह मर्ज जितनी तेजी से चढ़ा, उतनी ही तेजी से इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। शांतनु और बेबी के बीच समय बेसमय मुलाकातें होने लगीं, जो बेबी के बेटों को खटकने लगीं। पहले जहां घरों में अपनापन था, वहां अब तकरार और तनाव पनपने लगा। दोनों परिवारों के रिश्तों में धीरे धीरे खटास आने लगी और वह नजदीकी, जो कभी दोस्ती की तरह शुरू हुई थी, अब कलह और अविश्वास में बदलने लगी। अधेड़ उम्र के शांतनु और बेबी के बीच का यह अनोखा रोमांस धीरे धीरे पूरे चिंगराजपुरा की चर्चा बन गया। मोहल्ले के कोने कोने में उनके किस्से चटखारे लेकर कहे और सुने जाने लगे। लोगों की निगाहों में उनके लिए तंज और फुसफुसाहटें जरूर बढ़ गईं, लेकिन न तो बेबी पर और न ही शांतनु पर इसका कोई खास असर पड़ा। मानो समाज की नजरों और घर की कलह से परे वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। यहां तक कि जब भी उन्हें मिलने का मौका मिलता तो वे वक्त और हालात की परवाह किए बिना एक दूसरे में समा जाने का रास्ता निकाल ही लेते। मोहल्ले वालों को भनक तक नहीं लगती। घर वालों का ऐतराज जब हद से बढ़ गया तो अधेड़ उम्र के इन प्रेमियों ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। बेबी का यह रूप देख उसका पति बालाराम गहरे आहत हुआ। उसने अपने 3 बेटों को साथ लिया और चिंगराजपुरा छोड़कर आर के नगर में जाकर बस गया। उधर राजकुमारी भी पति शांतनु की इस हरकत से टूट गई और अपने बेटे तरुण को लेकर अलग रहने लगी। इन सब पारिवारिक टूटनों के बावजूद शांतनु और बेबी के लिए यह जैसे किसी बोझ से आजादी पाने जैसा था। अब वे बिना शादी किए पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहने लगे। हालांकि जब भी राजकुमारी और बेबी मोहल्ले में आमने सामने पड़ जाती तो उनमें खूब कलह होती थी। दोनों बीवियों की इस लड़ाई से शांतनु कोई वास्ता नहीं रखता था। उसका मकसद तो बेबी का शरीर था, जिस पर अब उसका पूरी तरह मालिकाना हक था। इसी बीच तरुण को सिविल लाइंस थाने में ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरों का काम मिल गया था। वह कैमरों की रिकॉर्डिंग संभालता था और डाटा जमा करता था। इस काम की वजह से लोगों को लगने लगा कि वह पुलिस में ही काम करता है। हालांकि असल में वह सिर्फ तकनीकी सहायक था। जब तरुण अचानक गायब हो गया तो शुरुआत में मामला एक आम गुमशुदगी जैसा लगा, लेकिन पुलिस को शक तब गहरा हुआ जब उन्हें पता चला कि बेबी और शांतनु कुछ समय तक फिर से साथ रहने लगे थे और फिर अपने अपने घर लौट आए थे। अब पुलिस को समझ में आने लगा कि तरुण की गुमशुदगी सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि इस पूरे रिश्तों और घटनाओं से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। असल में किसी को ठीक से नहीं पता कि बेबी और शांतनु क्यों अलग हुए। क्या उनका एक दूसरे से मन भर गया था या कोई और वजह थी? लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब पिछले साल सितंबर में बेबी के बड़े बेटे नीलेश मांडले की लाश बिलासपुर कोटा रेलवे लाइन पर संदिग्ध हालत में मिली। बेबी को शक था कि कहीं तरुण ने उससे बदला लेने के लिए नीलेश की हत्या करवा दी हो। हालांकि पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बेबी को लगा कि क्योंकि तरुण के कुछ पुलिस वालों से अच्छे संबंध थे, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर मामला दबा दिया और उसे खुदकुशी बता दिया।
जब बेबी ने इस बारे में शांतनु से बात की तो उसने अपने बेटे तरुण का साथ दिया। इससे बेबी और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे लगने लगा कि शांतनु और तरुण दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि शांतनु को सिर्फ उसके शरीर से मतलब था। उसे नीलेश की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। बेबी के मन में यह भी ख्याल आया कि अगर नीलेश की जगह तरुण मरा होता तब शायद शांतनु को बेटे को खोने का असली दर्द समझ आता। जिस तरह शांतनु और बेबी अपने अपने परिवारों से अलग हो गए थे, उसी तरह एक दिन दोनों अचानक अपने घर वापस लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शांतनु वापस अपनी पत्नी राजकुमारी और बेटे तरुण के पास रहने लगा और बेबी भी अपने पति बालाराम और दोनों बेटों के साथ रहने लगी। तरुण के गायब होने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से जोड़कर देखना शुरू किया तो अगली सुबह बेबी और बालाराम को थाने बुला लिया गया। पुलिस ने जब उनसे तरुण के बारे में पूछा तो दोनों ने साफ कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। उनकी बातों से लग रहा था कि वे सच बोल रहे हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अगर तरुण किसी हादसे का शिकार हुआ होता तो अब तक कुछ ना कुछ पता चल गया होता, लेकिन पूछताछ और जांच में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि तरुण को क्या हुआ है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। उन्हें पता चला कि तरुण को आखिरी बार मेघा गोयल के साथ देखा गया था। मेघा लिंगियाडीह की रहने वाली थी। इस बात की पुष्टि पूजा और इमरान नाम के 2 गवाहों ने भी की, जिन्होंने बताया कि 1 जनवरी की दोपहर मेघा तरुण की बाइक पर सवार होकर उसके साथ आर के नगर की ओर जाती हुई देखी गई थी। अब पुलिस का शक मेघा की ओर बढ़ा। मेघा तक पहुंचने के लिए उन्होंने मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जब तरुण के मोबाइल की जांच की गई तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर 1 जनवरी को सबसे ज्यादा और लंबी बातचीत हुई थी। हालांकि वह नंबर तरुण के फोन में सेव नहीं था, लेकिन बातचीत की मात्रा और समय ने पुलिस का ध्यान खींचा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे तरुण की गुमशुदगी का रहस्य और गहराता जा रहा था। तरुण के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उसकी लोकेशन आर के नगर में थी। इसके बाद उसी दिन उसकी अंतिम लोकेशन कोटा में दर्ज हुई, जो बिलासपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि पुलिस ने बेबी और बालाराम को पूछताछ के बाद जाने दिया था, लेकिन उन पर शक अभी भी बना हुआ था। वजह थी वह अज्ञात मोबाइल नंबर जिससे तरुण की लगातार लंबी बातचीत हुई थी। जब इस नंबर की लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि वो और बेबी का मोबाइल एक ही जगह यानी आर के नगर और फिर कोटा में ट्रेस हुआ था। यही बात पुलिस को खटकने लगी। क्या यह नंबर बेबी का ही था जिसे उसने किसी और के नाम पर लिया था? क्या तरुण उससे मिलने गया था या फिर उसे किसी चाल में फंसाया गया? इस बीच तरुण की गुमशुदगी की खबर धीरे धीरे पूरे बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुकी थी। लोग अब इसे एक सामान्य मामला नहीं बल्कि किसी गंभीर साजिश का हिस्सा मानने लगे थे। इस बीच पुलिस को तरुण की कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर मेघा तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई। पुलिस ने उसका फोन ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। यहीं से एक चौंकाने वाली सनसनीखेज और बेहद दुखद कहानी सामने आने लगी। शुरुआत में मेघा ने माना कि वह 1 जनवरी को तरुण के साथ थी, लेकिन उसने यह कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वह कुछ देर साथ रहने के बाद अपने घर लौट गया था। हालांकि पुलिस पहले ही काफी जानकारी इकट्ठा कर चुकी थी और सख्ती से पूछताछ के दौरान मेघा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आखिरकार वह टूट गई और उसने तरुण की हत्या की बात कबूल कर ली। मेघा ने पुलिस के सामने जो सनसनीखेज बात बताई वह सबको हैरान कर देने वाली थी। उसने खुलासा किया कि तरुण की हत्या में सिर्फ वह अकेली नहीं थी, बल्कि बेबी बालाराम और उनके दोनों बेटे योगेश और अभिषेक भी शामिल थे। यह एक पूरी साजिश थी जिसमें सभी ने मिलकर काम किया था। तरुण की हत्या की योजना बेबी ने ही बनाई थी। शांतनु से अलग होने के बाद बेबी बदले की आग में जल रही थी और वह हर हाल में उस दर्दनाक समय का बदला लेना चाहती थी। इस दौरान उसे यह भी पता चला कि उसके बड़े बेटे नीलेश का प्रेम प्रसंग मेघा गोयल से था, जो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। बेबी जब मेघा से मिली तो उसने मेघा की चंचलता और मासूमियत को देख बहुत जल्दी उसे अपने साथ मिला लिया। बातों ही बातों में बेबी को यह भी पता चला कि मेघा भी नीलेश की मौत के बाद से बेहद नाराज थी और वह अपने बेटे के हथियारों को सजा दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यह साजिश अब और भी घातक हो गई थी, क्योंकि एक तरफ जहां बेबी बदला लेने की आग में जल रही थी, वहीं मेघा भी नीलेश की मौत से गहरे जख्म खाए बैठी थी और अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। बेबी ने मेघा को यह यकीन दिलाने में पूरी तरह सफलता पाई कि तरुण ही नीलेश का हत्यारा था और वह बदला लेना चाहती है। धीरे धीरे मेघा भी इस योजना में शामिल हो गई और बेबी ने उसे वादा किया कि जब तरुण की मौत हो जाएगी तो वह उसे घर की बहू बना लेगी। अब सवाल था कि हत्या कैसे की जाए। बेबी ने इसके लिए पूरी योजना मेघा को बता दी और उसे एक नया सिम कार्ड भी दिलवाया ताकि वह बिना किसी डर के तरुण से संपर्क कर सके। योजना के मुताबिक मेघा ने तरुण को कॉल करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में वह हर बार फोन काट देती थी और कहती थी कि रॉन्ग नंबर है। हालांकि जब तरुण ने यह सुना तो उसकी कयास ये थे कि इस आवाज में कुछ खास है और वह सोचने लगा कि यह लड़की जरूर सुंदर होगी।
धीरे धीरे यह रॉन्ग नंबर राइट नंबर में बदल गया और मेघा और तरुण के बीच लंबी और व्यक्तिगत बातें होने लगीं। जैसे जैसे तरुण इस जाल में फंसता गया, बेबी ने मेघा से कहा कि अब सही समय आ चुका है, क्योंकि लोहा गर्म हो चुका था। अब उसे प्रहार करने का समय था। मुलाकात के लिए एकांत जगह की जरूरत थी। इसलिए बेबी ने आर के नगर में एक मकान किराए पर लिया, जिसकी कीमत 4,000 रुपए महीने थी। यह वही जगह थी जहां मेघा और तरुण की मुलाकातें तय की गई थीं। बेबी ने मेघा को समझाते हुए मंत्र दिया कि सेक्स हर मर्द की कमजोरी होती है, और यह कहा कि अगर वह चाहती है कि तरुण पूरी तरह से उसके जाल में फंसे, तो उसे अकेले में अपनी सुंदरता और आकर्षण की पूरी झलक दिखानी होगी। बेबी का मानना था कि इससे तरुण की प्यास और बढ़ेगी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझाया कि वह कभी भी उस प्यास को बुझाने का प्रयास न करे। बेबी ने मेघा को और भी स्पष्ट किया कि इस खेल में वह जो कदम उठा रही है वह एक रणनीति है, और उसके बाद वह उसे जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे बुला सकती है। फिर तरुण बिना किसी सवाल के सिर्फ उस संकेत पर दौड़ा चला आएगा। मेघा और बेबी की साजिश अब अपने अगले चरण में आ चुकी थी। एक दिन मेघा ने तरुण को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब तरुण ने अपनी खूबसूरत और सेक्सी टेलीफोनिक प्रेमिका को देखा, तो वह पूरी तरह से मोहित हो गया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बेबी ने योजना बनाई थी। तरुण का दिल और मन पूरी तरह से मेघा के जाल में फंस चुका था। जब मेघा ने यह खबर बेबी को दी, तो बेबी ने उसे आगे की दिशा बताते हुए कहा कि अब तरुण को 1 जनवरी को अकेले में मिलने के लिए बुलाना होगा। यह वही समय था जब साजिश के अगले और निर्णायक कदम को उठाया जाना था। तरुण को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वह नीलेश की प्रेमिका है, जो उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रही है और जिसकी डायरेक्टर बेबी है। कुछ दिन बातों में और बीते तो तरुण खुलकर मेघा से कहने लगा कि एक बार मेरी प्यास बुझा दो। इस पर मेघा ने उसे बताया कि वह इसके लिए तैयार है। तरुण ने इस मौके को लेकर पूरी तरह से उम्मीदें पाल ली थीं। वह अपनी मां राजकुमारी से झूठ बोलकर मेघा से मिलने आर के नगर के उस सूने मकान में गया। वहां पहुंचने पर मेघा ने उसे सब्र रखने को कहा और उसे 1 कप कॉफी पिलाई, लेकिन उस कॉफी में मेघा ने ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थीं। तरुण पूरी तरह से खुश और बेसब्र था, यह सोचकर कि जल्द ही वह मेघा के साथ अंतरंग पल बिताएगा। उसकी उम्मीदें आसमान तक थीं, क्योंकि वह मेघा का सुंदर और आकर्षक शरीर अपनी बाहों में महसूस करने का ख्वाब देख रहा था। जैसे तरुण आया, उसे नींद की गोलियों मिलाई हुई कॉफी पीने को दे दी। कॉफी पीने के बाद भी तरुण पर नींद की गोलियों का उतना असर नहीं हुआ जितना उसकी हत्या के लिए चाहिए था। इसलिए मेघा ने चालाकी से उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। तरुण को तो पता भी नहीं चला होगा कि वह मेघा के नहीं बल्कि मौत के आगोश में है। तरुण की बेहोशी की खबर मेघा ने बेबी को दी तो वह पति बालाराम और दोनों बेटों योगेश व अभिषेक को लेकर आ गई। इन पांचों ने मिलकर बेहोश तरुण के हाथ पैर रस्सी से कसकर बांधे और मुंह पर टेप चिपका दी। बेहोश तरुण को अपनी कार में डालकर बेबी कोटा ले आई। कोटा के नजदीक बेबी का गांव अमने था। वहां 5 दिन पहले ही तरुण की कब्र खोदी जा चुकी थी। नए साल के पहले दिन लगभग शाम 7 बजे इन पांचों ने मिलकर बेहोश तरुण को उस कब्र में जिंदा दफन कर दिया। यह मामला अब पूरी तरह से खुल चुका था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। जब जांच की गई तो सभी ने यह बताया कि तरुण की चप्पलें, बाइक और मोबाइल फोन को इन्होंने बिलासपुर से कोटा जाने वाले रास्ते में विभिन्न जगहों पर फेंक दिया था, जिनके बारे में बाद में पुलिस को जानकारी मिली और उन चीजों को बरामद भी कर लिया गया। मेघा ने क्लोरोफॉर्म को एक केमिस्ट की दुकान से खरीदा था और उसने खुद को बी फार्मा की छात्रा बताकर आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया था, ताकि उसे शक न हो। यह सारी जानकारी पुलिस के लिए एक और प्रमाण बनी कि वह साजिश का हिस्सा थी। 3 जनवरी को पुलिस ने सभी पांचों को लेकर उस जगह पर गई जहां आरोपियों ने बताया था कि तरुण को दफनाया गया था। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने खुदाई की और तरुण की लाश को लगभग 4 फुट के गड्ढे से बाहर निकाला। इस पूरी घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यह न सिर्फ एक हत्या थी बल्कि एक गहरे और जटिल साजिश का परिणाम था। इस जघन्य अपराध के खुलासे और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। पुलिस की तफ्तीश और सबूतों के आधार पर यह साबित हो गया था कि मेघा बेबी बालाराम और उनके 2 बेटों ने मिलकर तरुण की हत्या की साजिश रची थी और उसे अंजाम दिया था। सभी आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद का मतलब था कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी।